सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। करनाल जेल अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह आयोजित। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, जेल केवल परिवर्तन की प्रयोगशाला है। फर्जी बिलों पर साइन करने वाला बनाया जा रहा था दबाव। सीएम सैनी ने लिया कड़ा संज्ञान। विभाग के अधिकारियों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। रतिया में एएनसी सेल की बड़ी कार्रवाई। इलाज की आड़ में नशीली दवाओं का कारोबार। 3021 नशीली गोलियां और इंजेक्शन किए बरामद। रेवाड़ी में नहीं थम रहा बेसहारा पशुओं का आतंक। गौवंश ने रौंदा। 60 साल की बुजुर्ग को परिजनों ने सौंपा जिला उपायुक्त को ज्ञापन। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर करेंगे, जिसमें कि साफ तौर पर हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शीतकालीन सत्र की तरह हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस के अधिकतर विधायक इस बात से नाराज हैं कि विधानसभा सत्र से लेकर बजट सत्र पूर्व बैठक में उनसे प्रस्ताव तो सरकार की ओर से लिए जाते, पर उन पर काम नहीं होता है। नई दिल्ली के हरियाणा भवन में शुक्रवार की शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायक नेता प्रतिपक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने यह मुद्दा भी रखेंगे कि बैठक नेता प्रतिपक्ष की ओर से ही 20 फरवरी से आरंभ होने वाले बजट सत्र की तैयारियों को लेकर की जा रही है। बता दें कि फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान ने कहा कि वह दूसरी बार क्षेत्र से विधायक बने हैं। बजट पूर्व बैठक से लेकर विधानसभा सत्र में उन्होंने नूंह जिला में विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग वह लगातार करते आए। अब आज जो है पक्ष विपक्ष को लेकर जिस तरीके की तनातनी यहां पर दिखाई दे रही है, विधानसभा सत्र को लेकर जो तैयारियां विपक्ष करता नजर आ रहा है, उसमें कितना जो है हंगामेदार ये सेशन रहने वाला है, क्योंकि बजट भी जो है यहां आने वाला है और हरियाणा प्रदेश की जनता की निगाहें अब इस बजट पर होंगी, इस बजट पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके के प्रदेश के लिए इस बार का बजट जो है होने जा रहा है। क्योंकि बजट पूर्व परामर्श बैठकों का दौर जो है लंबे समय से चला आ रहा है। खुद नायब सिंह सैनी जो है इसकी अध्यक्षता करते हुए बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं, सुझाव लेते हुए नजर आए हैं और ऐसे में जो है सरकार ये कहती हुई भी साफ तौर पर दिखाई देती है कि बजट पूर्व परामर्श बैठकों में जो सुझाव आ रहे हैं उसका जो है इस बार आधार बनाते हुए इसमें शामिल किए जाएंगे। ज्यादातर जो सुझाव होंगे इसमें शामिल किए जाएंगे, पोर्टल से भी जो है सुझाव लिए जाएंगे। ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति बनाकर जो है इसमें इस सेशन में अपने सवाल और उन मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट सेशन है शीतकालीन सत्र से भी ज्यादा हंगामेदार जो है दिखाई दे सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जो है जुड़ रहे हैं, जो इस पर जो है चर्चा करेंगे, मैं आपको परिचय उनका करा देता हूं, उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान हैं जो चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका मसला के भीतर। और सतपाल रोड, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सतपाल जी आपका भी। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है ओंकार सिंह जी आपका भी। तो मसला की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। संदीप जी, आपसे छोटी सी प्रतिक्रिया और उसके बाद जो है सतपाल जी मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आपकी जो रणनीति है किस तरीके से इस बैठक में बनती नजर आएगी, कौन से वो मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को घेरते हुए इस सेशन में दिखाई देंगे। और संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बजट के बारे में? और दूसरी चीज, जो विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति बनाता हुआ यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है, जो मुद्दे हैं उनके सामने जो साफ तौर पर कहते हुए नजर जो प्रश्न चाहे हेल्थ सेक्टर हो, अलग अलग लोगों से मिलके, चाहे वो हमारे प्रबुद्ध जन हो, तो इंडस्ट्री के अलग लोगों से मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव एकत्रित किए कि किस प्रकार से एक नॉन स्टॉप हमारा हरियाणा बने, किस प्रकार हमारा विकसित हरियाणा बने। और जब 2047 में
भारत विकसित बनेगा तो उसमें हरियाणा एक ग्रोथ इंजन का रोल प्ले करे। हरियाणा की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण उसमें रहे, तो सब लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पक्ष और विपक्ष के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, उन सब के लिए भी इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि जब भी हरियाणा के हितों की बात आती है, विकसित हरियाणा की बात आती है, हरियाणा की जनता के लिए जब जन कल्याणकारी योजनाओं की बात आती है, तो विपक्ष उनसे दूरी बना लेता है। उसमें विपक्ष ने इस मीटिंग का बायकॉट किया। जब भी हरियाणा की जनता की बात आती है तो इनके लिए चाहे कोई जनता की बात आती है तो इनके लिए चाहे कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए उसका विरोध करते हैं, कोई मीटिंग बुलाई जाए उसका विरोध करते हैं, और सदन में जब हरियाणा के हितों की बात की जाती है तो सदन का से भी बायकॉट करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हरियाणा का बजट किस तरीके का हो, उसमें भाई भतीजावाद आपको दिखाई नहीं देगा जैसे पहले की सरकारों में देखा, परिवारवाद आपको उसमें दिखाई नहीं देगा, उसमें क्षेत्रवाद आपको दिखाई नहीं देगा। उसमें हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और हरियाणा की एक एक आदमी का विकास किस प्रकार से हो, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उन योजनाओं का लाभ उस अंतिम व्यक्ति को कैसे हो, इसके लिए हरियाणा का बजट है। तो आप देखेंगे कि जब हरियाणा का बजट आएगा तो वो सर्वस्पर्शी बजट होगा, हर किसी को छूने वाला बजट होगा। उसमें गांव की भी बात होगी, शहर की भी बात होगी, युवा की भी बात होगी, जवान की भी बात होगी, किसान की भी बात होगी, बुजुर्गों की भी बात होगी, महिलाओं की भी बात होगी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात होगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होगी, उसमें डेटा सेंटर की भी बात होगी, और जो भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या युवाओं से संबंधित हम कुछ भी कर सकते हैं अपने हरियाणा के लिए, तो विकसित हरियाणा का ये बजट होगा। तो हमारा तो मानना यही है कि ये एक चीज इसमें मैं और बताना चाहूंगा कि पूरे देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक AI आधारित जन पोर्टल की शुरुआत की गई कि जो लोग अपने सुझाव सरकार तक नहीं पहुंचा पाते तो वो इस AI जन आधारित पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाए। और बड़ी खुशी की बात है कि अब तक लगभग 10,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, 10,000 लोगों के सुझाव उसके माध्यम से हमको मिले। तो ये कहीं ना कहीं एक विकसित हरियाणा में बड़ी मतलब मील के पत्थर साबित होंगे सुझाव। ठीक, सतपाल रोड, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं सामने निकलकर आपकी पार्टी, आपके खेमे की तरफ से जो लगातार जो है आरोप लगाए जा, किस तरीके की जो है पूरी तरीके की रणनीति तैयार है, कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी तौर पर आप जो है इस बार के सेशन में उठाते नजर आएंगे, और जो खासतौर पर शुक्रवार की अगर मैं बात करूं जो हरियाणा भवन में आपने जो बैठक बुलाई है सभी जो नेताओं की, और जो उसमें जो है साफ तौर पर अगर उस बैठक पर नजर डालें तो वो सेशन को किस तरीके से हंगामेदार के लिए जो है रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से सरकार को घेरने की पूरी रणनीति होगी, और बजट सत्र से मैं कांग्रेस का मुख्य एजेंडा क्या? गौरव जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल का और जो मेरे पैनल का जनता को नमस्कार। देखिए, 10 साल का बजट आ रहा है, आए साल बजट आता है और अब बोल रहे हैं हम बेहतरीन बजट देंगे। क्या पहले वाले बेहतरीन बजट थे इनके, या पिछले जैसा ही बजट होगा? सरकार इनकी अपने आप 10 साल का फेलियर गिना रहे हैं। ये बजट में कुछ नहीं आना, इनके सिर्फ घोषणा पत्र, जो चुनाव वाला घोषणा पत्र वही आता है, ना इनका ना कोई सोच है। सिर्फ हम तो ये कहते हैं कि क्या कभी विपक्ष की राय लिए बजट के बारे में, या जो हरियाणा का आम जनता के बीच में जाकर बजट के बारे में पूछा है, ये कोई राय नहीं लेते। ये सिर्फ एक घोषणा करते हैं, झूठी पार्टी है ये। सिर्फ इनको झूठ बोलकर लोगों को अंधकार में धकेला जा रहा है। आज के टाइम हरियाणा में सबसे बेरोजगारी और गुंडागर्दी, महिलाओं पर अत्याचार, बेशरम सरकार है। इनको शर्म आनी चाहिए। हम 2047 का विजन गिनते हैं, 20 वाला विजन आ गया। 10 साल आपने काम किया, उसका क्या विजन था आपका? कोई स्मार्ट सिटी लाए क्या? इस स्मार्ट सिटी में रखिए, पहले आप उंगली बाद में बात करते हैं।
क्या इनका 2047 तक विजन है? अरे विजन आपने 10 साल में अभी तक कुछ नहीं किया। सिर्फ किसानों पर लाठीचार्ज किया, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, जो लड़कियां हैं गुरुकुल उसकी स्कूल की, उन लड़कियों पर भी अत्याचार किया। नर्सिंग की लड़कियां थी नारनौल में, उनको खेतों में दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों ने पीटा। ये बजट की बात करते हैं। क्या शिक्षा के लिए बजट है? क्या मेडिकल के लिए कोई बजट है इनका? शिक्षा के जो 60% शिक्षाएं हैं जो बंद हो चुकी हैं इनके स्कूल, और उनका पूरा बजट दिखाते हैं, वो कास्तों में ही बजट होता है इनका। मैं तो ये कहता हूँ, क्या आप अच्छा बजट लाएंगे, अच्छा बजट होगा तो हम स्वागत करेंगे, नहीं तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। हम आपके बजट की इंतजार करते हैं। कुछ नया करिए किसानों के लिए, मजदूर के लिए, उद्योग के लिए। सारे उद्योग छोटे इनके कारण कर्ज में डूब चुके हैं। जो साथी थे, युवा जवान थे लड़के, वो अपना विदेश छोड़कर टूर में गए हुए हैं। अगर तो इनका 10 साल का बढ़िया बजट होता और शिक्षा के लिए होता और विद्यार्थियों के लिए, युवा साथियों के लिए होता, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। गौरव जी, ये तो सिर्फ चुनाव के लिए तो घोषणाबाजी है, तो घोषणाबाजी पार्टी है ये जी। लेकिन सतपाल जी, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि कुछ और सवाल भी हैं जिस पर जो है बोला जा सकता है, कुछ जवाब भी हैं जो आपकी तरफ से तथ्यों के साथ रख सकते हैं, कुछ चीजें जो जनता जानना चाहती है, कुछ सवाल जो उनकी आने चाहिए। विपक्ष की भूमिका में आप बैठे, अगर मैं दोनों ही पार्टियों से बात करूं तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर जो है ठीकरा फोड़ते नजर आती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप उन पर आरोप लगाते नजर आते हैं कि किस दिया, किस तरीके के आने वाली संभावना है, क्या रोजगार। लेकिन अगर जब संगठन की बात आती है तो वहां पर जो मतभेद क्यों दिखाई देते हैं, संगठन में ही जो है तालमेल क्यों नहीं दिखाई देता। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके की जो आपका जो रणनीति बनाने की जो तैयारी है, जो एक तरीके के एक टेबल पर जो बैठक होने जा रही है, और उस बैठक में इससे पहले भी बैठकें हुई हैं और लगातार सेशंस भी आपके तरफ से देखने को मिले। मेरा सवाल छोटा सा है, क्या विपक्ष जो है एकजुट इसमें दिखेगा या फिर जो है अंदरूनी मतभेद सामने निकल कर आएंगे? और दूसरा ये कि जनता के कौन से वो मुद्दे होंगे जहां पर जो है विपक्ष इसमें जो है प्रमुखता से उठाता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा? प्राथमिकता कौन सी रहेगी आपकी? महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, और या फिर युवाओं के लिए बोलना, या उद्योग, एआई, कौन सा सेक्टर जो है इस बार जो प्राथमिकता से, क्योंकि कितनी हद तक जो है विपक्ष की भूमिका किस तरीके से रोल अदा करती हुई नजर आ रही, या फिर सिर्फ मतभेद, या फिर सिर्फ जो है अड़चने, या फिर जो दरारें दिखाई देती हैं वही तस्वीर सामने निकल कर आएगी? क्योंकि इससे पहले भी मैंने सेशन आपका देखा, राहुल गांधी के संगठन को मंत्र दिया गया, और राहुल गांधी के जो संगठन का मंत्र है, मंत्र जो आपको दिया, उसका असर जो है इसमें कितना दिखेगा? विपक्ष हमारा मजबूत है और संगठन भी हमारा मजबूत है। हम महंगाई के खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं। इन्होंने मनरेगा को बंद किया, उसके लिए आज आपने हमारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज धरना प्रदर्शन देखा होगा। हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि अपने नेताओं को और अपनी कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं, और हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, सड़कों पर उतरेंगे। अगर तो सही काम नहीं किया तो, सही बजट पेश ना किया तो। चलिए ओंकार सिंह जी, ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास में, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है और जो है लोग भी देख रहे हैं। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संदीप जी मैं आऊंगा, उससे पहले ओंकार जी की जो प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर जो है सुना चाहूंगा दर्शकों को, जो कि काफी समय से संयम के साथ में वो आपको धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। ओंकार सिंह जी, क्या लग रहा है कि ये बैठकों का दौर जो चल रहा है वो फोटो सेशंस या फिर जो है आगामी रणनीति, जो जमीनी स्तर से जो रणनीति तैयार होती है, जमीनी जो हकीकत और मुद्दे, जो जनता के जो मुद्दे होते हैं मूलभूत, जो हम यहाँ पर भाषणों में या फिर कह सकते हैं कि मीडिया के सामने चर्चा कर देते हैं, उनकी भावनाओं के साथ में, जिस तरीके से उनकी भावनाओं के साथ में आप जो है ये बोल देते हैं कि उनके मुद्दों को कोई नहीं उठाता, लेकिन क्या ये रणनीति जो है उस तरफ जो इशारा करती है, या फिर फोटो सेशन या फिर उसके बाद जो है फिर वही एक बार बैठिए, एक बार जो है बैठक कीजिए, उसके बाद जो है बैठक से बाहर जैसे जाते हैं मीडिया के सामने अलग अलग बयान, अलग अलग नेता अपने अपने किरदार में नजर आते हैं? ओंकार सिंह जी। गौरव जी, ये जो पूर्व बजट की मीटिंगें हो रही हैं, सिर्फ ड्रामा, ढकोसला और फोटो सेशन है। आप देखिए 12 वर्ष हो गए इनको, 12वां बजट है इनका, और ये तो बता दें अभी तक किस किस के सुझाव माने। कहते हैं 10,000 लोगों ने सुझाव दे दिए। अरे भाई 10,000 लोगों ने सुझाव दे दिया, आपने कितने मानोगे? बहुत अजीब बात है, 2047 की बात करते हैं, आज की बात नहीं करते। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था 2022 में किसान क्या है दुगनी कर देंगे, हर व्यक्ति को घर,
घर में नल में जल होगा। मतलब 14 में 22 की बात कर रहे थे और 26 में 47 की बात कर रहे हैं। आप इसको समझो, इस क्रोनोलॉजी को। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और देखिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं हर वर्ग की बात सुनेंगे, हर वर्ग को छूता जाएगा, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, मिलेगा किसी को कुछ नहीं। मतलब सबकी बात करेंगे ये, किसी के लिए प्रोविजन नहीं रखेंगे। और आपको 12वां बजट है आपका, अभी तक आपको इतनी अकल नहीं आई संदीप जी कि आपने प्रदेश का क्या हाल कर दिया। सबसे पहले तो ये जो इस बार का बजट है, मेरी डिमांड है उसमें कर्ज नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बार जब चौटाला सरकार गई थी 3000 करोड़ सरप्लस था, और जब कांग्रेस सरकार गई 67,000 करोड़ का कर्ज था। आज 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। तो ऐसी व्यवस्था करना संदीप जी, कर्ज ना और बढ़े, हमारी आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। आप तो ले लेके घी खाए जा रहे हो, कर्जा लेके घी पिला रहे हो अपने नेताओं को, उनकी पेंशन भी बढ़ा रहे हो, जनता की पेंशन काट रहे हो। और बजट के लिए कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया कीजिए, प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट ना कीजिए, सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़िया कीजिए, प्राइवेट स्वास्थ्य प्रणाली की तरफ ना जाइए। प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं जनता को। हालात देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड देके, कार्ड जब तक खत्म नहीं होता प्राइवेट अस्पताल उसको भर्ती करके रखते हैं। परिवार पहचान पत्र एक बीमारी बन के रह गया। 52,80,000 परिवार पहचान पत्र बीपीएल कार्ड बनाए थे आपने। आप इस बजट में प्रॉपर बंदोबस्त करो बीपीएल को अनाज देने का, ताकि बीपीएल परिवार ना कटे। आप बुढ़ापा पेंशन काट रहे हो, जिसको चौधरी देवीलाल जी ने सम्मान पेंशन और सम्मान भत्ते का नाम दिया था। आप बजट में ऐसा प्रोविजन करो, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कितनी भी इनकम क्यों ना हो, 60 साल का और लेडीज 58 साल की हो जाए, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा ही व्यवस्था करो ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवा HKRN में ना पिले। संदीप हिंदुस्तानी जी, तुम तो मजे कर रहे हो, लेकिन आज हमारे युवाओं का क्या हाल है। युवा PhD किए हुए, M.Tech किए हुए युवा 15,000 18,000 रुपए ले रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो। जरा उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट लेके आओ। ऐसी व्यवस्था करो जो 2005 में उद्योग, 2006 में कांग्रेस की सरकार के दौरान यहां से उद्योग हिमाचल चले गए थे। हरियाणा के उद्योग, हजारों उद्योग जो हिमाचल के बद्दी, नालागढ़, सोलन, कालाम चले गए थे, उन उद्योगों को वापस लेके आओ। उस वक्त वो उद्योग वहां इसलिए चले गए थे क्योंकि वहां पर विशेष पैकेज मिला था। वहां पर इनकम टैक्स 10 साल के लिए माफ था, सेल टैक्स वैट था उस टाइम, वो 10 साल के लिए माफ था। जमीन सस्ती मिली, रजिस्ट्रेशन फी छूट मिली, बिजली 1.5 रुपए यूनिट मिली। आपके बिजली मंत्री दे देंगे 1.5 रुपए यूनिट? क्या वो उद्योगों को दे देंगे 1.5 रुपए यूनिट? आज हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, केंद्र में भी तीसरी बार सरकार बनी है। शर्म आती है। इन्होंने केंद्रीय बजट में यूपी को, क्योंकि वहां चुनाव है, उसको IIM भी दे दिया, IIT भी दे दिया, उसको विशेष एग्रीकल्चर जोन भी दे दिया, आर्थिक पैकेज भी दे दिया। क्यों हरियाणा वालों से दुश्मनी है कोई? क्या हरियाणा वाले तुम्हारे को वोट नहीं डालते? ऐसी व्यवस्था करो। ठीक है संदीप जी, गौरव जी मैं अपना विषय रखूं अब। संदीप जी जवाब दीजिए। 2047 की बात क्यों होती है, आज की बात क्यों नहीं होती? ओंकार सिंह जी का सवाल ये है कि 2047 का जो विजन दिखाकर आप जो है ओंकार जी जो ये बात से करते हैं वो ढकोसला करार दे रहे हैं, और आज की बात क्यों नहीं की जाती? 2014 में 22 की बात, 2026 में 47 की बात, क्या क्रोनोलॉजी है ये ओंकार सिंह जी को समझा दीजिए। देखो, आपने कहा कर्ज ना बढ़े। हाँ, अभी पीछे भारत सरकार का बजट आया, उसमें आपने देखा हमारी सरकार ने 2021 में कमिटमेंट किया था कि जो राजकोषीय घाटा जो बढ़ चुका है उसको हम कम करेंगे। हमारी सरकार ने कहा था। इस बार जो बजट आया, राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 4.4% GDP का। देखा होगा आपने। अभी हमारी सरकार ने फिर कमिट किया। किया। बता दो राजकोषीय घाटा होता क्या है? बिल्कुल सही, यही बता दो। चलो हाँ, राजकोषीय घाटा बिल्कुल मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। बता दो। समय राजकोषीय घाटा होता है आपकी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं सतपाल जी। और जो खर्च होता है वो स्कूल आय से ज्यादा हो जाता है, इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। एक बात, इसको पॉलिटिकल जनता को दोगे कुछ नहीं,
सुन लो खर्च ही कुछ नहीं करोगे। नहीं, मैं अब आपको सुनना पड़ेगा। देखो राजनीति के जैसे इनेलो पार्टी की इनेलो संयुक्त पार्टी थी, लेकिन इनेलो में से सत्ता निकल गई, तो जैसे सत्ता निकल गई तो आपका राजकोषीय घाटा घट गया, इनेलो का राजकोषीय घाटा घट गया। आप समझो, इनेलो में से जैसे ही सत्ता निकली तो इनका इनेलो का राजकोषीय घाटा घट गया। अरे राज भी गया और कौन भी घाटे पार्टी की व्यथा नहीं भाई राज भी गया और घाटा भी हो गया। तो पॉलिटिकल में भी आप इसको समझो कि कमाल की बात है, जनता सुन रही है तुम्हारी बात। क्या मैं जनता तुम्हारी बात? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, घाटे की क्या डेफिनेशन दे रहे हो? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उद्योगों के लिए इन्होंने बात की। आज आप देखिए जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में हरियाणा की क्या स्थिति है। अगर हमारे उद्योग बेकार होते तो जीएसटी कलेक्शन की स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होती। आज पूरे देश में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में तीसरे नंबर पे, पूरे देश में तीसरे नंबर पे। इतने अमीर हो गए हम। लेकिन ये आपको बात हजम नहीं होगी। एक एक करके हर चीज का जवाब दूंगा मैं। डाइजेस्ट नहीं कर। आपने बात की रोजगार की, कांग्रेस के साथी ने बात की थी भाई। हमने पूछा 10 साल में हमने क्या किया। हमने जो 10 साल में किया उस पे हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई, खुली रह जाएंगी। हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई, ठीक है। और 10 साल में जो हमने किया उसके बाद हरियाणा की जनता ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुना, जिता दिया भारतीय जनता नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। हाँ, 10 साल के सतपाल जी बोलिए, जनता ने मोहर लगाई। सतपाल जी बोलिए। आपको मैं एक डेटा दे देता हूँ रोजगार का। भाई आपके समय में 10 साल में कितनी नौकरियां मिली? 80,000 नौकरियां मिली। बोलिए अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं जनता, सुन रहे हैं। समय के भीतर सर, समय के भीतर क्या ये गारंटी देंगे इस बजट में जो 60% मनरेगा केंद्र गवर्नमेंट ने बोला इनको? देखिए समय में 6 मेडिकल कॉलेज थे, उनकी संख्या 20 पहुंच चुकी है। जो राजकीय महाविद्यालय अभी अभी दोबारा महिलाओं के लिए भी 30 बने हैं। सर मैं तो आपसे पहले दफा ही जो है ओपनिंग के समय ही मैंने पूछा था कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी। किसानों के लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने होगा, कुछ तो जो है बिंदुवार तरीके से जो है उस पर चर्चा होगी जब बैठक होगी कि इन मुद्दों के साथ में हम जो है सेशन में जाएंगे, जनता के हित के मुद्दों को धरातल से जमीन से उठाकर सदन में उठाएंगे। बजट जब सरकार लेकर आएगी उसमें हम देखेंगे किस तरीके का बजट है। कुछ तो होगा सर जनता के लिए। आपने बोला बुढ़ापा पेंशन की आपने बात की। भाई आप जब सरकार में थी, नेहरू की सरकार थी, कितनी पेंशन बढ़ाई बुजुर्गों? 200 रुपए। कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल सरकार में रही, आपने कितनी बढ़ाई? आपने 700 रुपए बढ़ाई। इन्होंने 200 बढ़ाई, आपने 700 बढ़ाई। हमने कितना किया? ठीक है सर, हमने कितना बढ़ाया? हमने 2200 रुपया बढ़ाया। आप बुजुर्गों के सम्मान की बात करते हो, आपको कहने का अधिकार नहीं है। बुजुर्गों का सम्मान किसने किया ये आपको कहने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से जो है तो बुढ़ापा क्या बात करते हो? इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है कि जिस तरीके से जो है मुझे ऐसा उम्मीद है कि जिस तरीके की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, लगातार बैठकें कर रहा है, हो सकता है कि इस बार जो शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामेदार जो है सेशन हमने देखा वो इस बार भी जो है स्थिति बन सकती है कि उसको लेकर विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हिंदुस्तानी जी, सतपाल रोड जी और ओंकार सिंह जी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखने वाली कांग्रेस इस बैठक के बाद निकलकर सामने निकलकर आएगी और सेशन में कौन से वो प्राथमिकता के साथ में मुद्दों को उठाती हुई नजर आएगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।